हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डीसी जनरेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिहंत प्रकाशन की बुक में जो सही गलत का ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अन्य अन्य बुक्स पे बढ़ते हैं। एक एक बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं। कई सारी बुक्स हैं, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में फिर समय वेस्ट जाएगा। तो क्वेश्चन को हम आपको डिस्प्ले कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको उसका आंसर बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको बताना है सही है या गलत है। वाष्प शक्ति द्वारा प्रचालित विद्युत उत्पादन केंद्र थर्मल पावर हाउस कहलाता है। तो आप लोगों को पता होगा एनटीपीसी जो हमारे प्लांट होते हैं, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी क्या होता है? ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक ना? तो एनटीपीसी में क्या होता है? कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जला करके बॉयलर को गर्म किया जाता है और उससे जो भाप पैदा होती है उस भाप से टरबाइन को चलाया जाता है। तो वाष्प शक्ति द्वारा जो प्रचालित विद्युत उपकेंद्र होते हैं उनको थर्मल पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, थर्मल, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है ना? तो आपके इधर आसपास के क्षेत्रों में आपको बता दें कि इलाहाबाद के पास ऊंचाहार है, वो एनटीपीसी प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दूसरा अंबेडकर नगर के पास में एक है टांडा जगह, टांडा में भी एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है। एक कानपुर के पास एक जगह है, उसका नाम पनकी। कानपुर के पास एक जगह है पनकी, वहां पर भी थर्मल पावर प्लांट है। तो इस तरह से कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जगह जगह बनाए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए। सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर को फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है। डाइवर्टर का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। डाइवर्टर का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए सीरीज जनरेटर ये बना दिया आपने आर्मेचर, एक सीरीज फील्ड बना दीजिए ऐसे, या सिंपली इसको बना दीजिए ऐसे, यहीं से जोड़ दीजिए। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड जुड़ गया। ठीक ना? यहां से लोड को सप्लाई जाएगा। तो यह जो सीरीज फील्ड है लोड के श्रेणी क्रम में लगी हुई है। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा सीरीज फील्ड में भी करंट चलेगा और उतना ही ज्यादा सीरीज फील्ड एक्साइट होगी और उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि लोड बढ़ाने पर सीरीज जनरेटर का वोल्टेज बढ़ जाता है।
लेकिन हम लोड बढ़ने के साथ सीरीज जनरेटर के वोल्टेज को अपने अनुसार रखना चाह रहे हैं, लोड के साथ कम ज्यादा हो यह हम नहीं चाह रहे हैं। तो उसके लिए इसके पैरेलल में यहीं पर एक रियोस्टेट लगा देते हैं, यहीं से जोड़ देते हैं ऐसे, ये रियोस्टेट। तो क्या होगा, अब जो लोड करंट आएगी, ये लोड करंट इसको आने के लिए इसको चलने के लिए दो मार्ग मिलेगा, एक तो इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा। तो जिधर रेजिस्टेंस कम रहेगा उधर से करंट चली जाएगी। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस का मान अगर मैं कम कर दूंगा तो करंट इधर से पास हो जाएगी, ऐसे ऐसे अपना पथ पूर्ण कर लेगी, ऐसे ऐसे। और फील्ड वाइंडिंग में अधिक करंट नहीं जाएगी। तो फील्ड वाइंडिंग में अधिक करंट नहीं जाएगी तो लोड परिवर्तन से आपका जनरेटर का वोल्टेज जो है वह प्रभावित नहीं होगा। जितना वोल्टेज पहले दे रहा होगा उतना वोल्टेज अभी भी देगा। लोड परिवर्तन से वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि लिखा है सीरीज जनरेटर में डाइवर्टर को फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ा जाता है, तो ये फॉल्स है। ये हो गया फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इंटरपोल और कंपेंसेटिंग पोल समान होते हैं। तो आप सबको पता है इंटरपोल, अभी पिछले क्लासेस में हमने ढंग से पढ़ा हुआ है आपको। इंटरपोल क्या होता है, मेन फील्ड पोल के बीच में स्थापित किए गए, ये जो मेन फील्ड पोल हो गया है, मेन फील्ड पोल, इनके बीच में स्थापित किए गए जो छोटे छोटे पोल होते हैं वो इंटरपोल कहलाते हैं। अगर 4 पोल का जनरेटर है तो इसमें छोटे छोटे पोल ऐसे बीच बीच में लगा दिए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इंटरपोल। ये कहलाते हैं इंटरपोल, ये वाले इंटरपोल। और ये कहलाएंगे मेन फील्ड पोल। क्लियर बात। तो इंटरपोल का उपयोग कम्यूटेशन को दूर करने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात जो है, कंपेंसेटिंग पोल जो होते हैं, ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो मेन पोल पर ही की जाती है, मेन फील्ड पोल के ऊपर ही की जाती है। इसलिए कंपेंसेटिंग पोल आपका यही मेन फील्ड पोल होगा। और कंपेंसेटिंग पोल का जो उपयोग होता है वह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं, एक चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, दूसरा विचुंबकन प्रभाव। तो विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए कंपेंसेटिंग बाइंडिंग मेन पोल पर स्थापित की जाती है और कम्यूटेशन दोष को दूर करने के लिए इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समान नहीं होते हैं। तो यह भी आंसर आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, यफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करिए। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर और स्लिप रिंग दोनों होते हैं। डीसी जनरेटर, नाम लिखा हुआ डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में क्या होगा, केवल कम्यूटेटर होगा। स्लिप रिंग जो होता है वह एसी जनरेटर में लगा होता है, डीसी जनरेटर में केवल कम्यूटेटर लगा होता है। तो इसका आंसर भी गलत है, यफ, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युतीय उपकरण की क्षमता इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट गुणे 100। पिछले क्लास में ही मैंने आपको पढ़ाया है, किसी भी चीज की क्षमता मतलब दक्षता, किसी भी चीज की दक्षता निकालनी हो तो आउटपुट बटा इनपुट, इनपुट के रिस्पेक्ट में कितना आउटपुट मिलता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैद्युतिक दक्षता आ जाएगी। तो यह जो है आपका सही लिखा हुआ है, ट्रू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर का अर्थ है फील्ड करंट बाह्य स्रोत से प्राप्त हो रही है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था कि जनरेटर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने आपको बताया था जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको एक्साइट करने के लिए बाह्य डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, और जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए बाह्य डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर का अर्थ है फील्ड करंट बाह्य स्रोत से प्राप्त हो रही है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जनरेटर के रूप में कार्य करने वाली मशीन में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक रूप में परिवर्तन होता है। क्या सही लिखा है? जनरेटर के रूप में कार्य करने वाली मशीन में यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उल्टा लिखा है इसने, वैद्युतिक ऊर्जा का यांत्रिक रूप में परिवर्तन होता है। ये मोटर में होता है, डीसी मोटर में। ये गलत लिखा है, ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, डीसी मशीन में आर्मेचर, रोटर, फील्ड स्ट्रक्चर और स्टेटर होता है। तो डीसी मशीन में क्या होता है? हमने बताया था डीसी मशीन का मतलब हुआ डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, दोनों को मिला के डीसी मशीन बोलते हैं। अगर डीसी मशीन बोल रहा है तो आप समझ जाइए डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की बात कर रहा है। तो डीसी मशीन में आर्मेचर होता है, सत्य है, रोटर नहीं होता है, रोटर एसी मोटरों में होता है। फील्ड स्ट्रक्चर चलो मान लेते हैं फील्ड पोल को बोल रहा होगा। स्टेटर होता नहीं है, वो एसी मोटरों में या फिर अल्टरनेटर में होता है, एसी मशीनों में होता है। तो ठीक है, इसका आंसर ये जो क्या होगा, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डीसी जनरेटर मैकेनिकल ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है, उसके बदले हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, अर्थात राइट है, डीसी जनरेटर यही करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, ट्रू। कितना क्वेश्चन हो गया? 9। चलिए तो 9 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 9 के बाद 10वां क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं हम लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति जिसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में से उठा के एक ऑप्शन आपको भरना है। डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, तो डीसी पर आपको पता है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, 0 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प से प्रचालित होने वाला जनरेटर डैश 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 जनरेटर कहलाता है। वाष्प से प्रचालित होने वाला जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाता है? वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर, जो कि किसमें यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट में, एनटीपीसी में। बॉयलर को गर्म करके वाष्प पैदा की जाती है और उस वाष्प से टरबाइन को चलाया जाता है। तो वाष्प से प्रचालित होने वाला जनरेटर क्या होगा आंसर इसका?
वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन चालित, आगे बस इतना ही, वाष्प टरबाइन चालित जनरेटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी जनरेटर को डैश 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 के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। डीसी जनरेटर को किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है? आपको हमने इस पूरे टॉपिक में शायद बताया नहीं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों की बनावट और संरचना में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जब चाहो डीसी जनरेटर को मोटर बना लो, जब चाहो डीसी मोटर को जनरेटर बना लो। करना क्या होगा, जनरेटर के रूप में यानी डीसी मशीन को आप जब चाहिए जनरेटर के रूप में इस्तेमाल करिए, जब चाहिए मोटर के रूप में इस्तेमाल करिए। डीसी मशीन एक हो गई, ठीक, उसमें आर्मेचर हो गया, फील्ड पोल हो गए, कम्यूटेटर लग गया, कार्बन ब्रश लग गया, ये सब चीजें। उसको हम ना मोटर बोलेंगे ना जनरेटर बोलेंगे, हम बोलेंगे डीसी मशीन है ये। अगर मैं मैकेनिकल पावर दूंगा उसके आर्मेचर को, तो उसके बदले में वह हमको इलेक्ट्रिकल पावर देगा और वह फिर उस समय डीसी जनरेटर कहलाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर दूंगा तो उसके बदले में वह हमको मैकेनिकल पावर देगा, उस कंडीशन में वह डीसी मोटर कहलाएगा। तो डीसी जनरेटर को डीसी मोटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। डीसी मोटर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं, वीडियो पॉज करके आप उसको एक बार स्वयं से करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पृथक उत्तेजित जनरेटर में डैश 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 प्रयोग किए जाते हैं। पृथक उत्तेजित यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ऐसा जनरेटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग सेल्फ एक्साइट नहीं होती है, उसको बाहर से डीसी सप्लाई देके एक्साइट करना पड़ता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या करना होता है? पृथक उत्तेजित जनरेटर में डैश 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 प्रयोग किए जाते हैं विद्युत चुंबक, ठीक ना, विद्युत चुंबक। बाहर से डीसी सप्लाई दे करके उसके फील्ड पोल को चार्ज किया जाता है और जैसे ही सप्लाई हटा लेंगे उस फील्ड पोल का चुंबकत्व तो समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाने वाला जनरेटर है। बैटरी चार्जिंग में कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं? बैटरी चार्जिंग के लिए ऐसा जनरेटर प्रयोग किया जाता है जिसका आउटपुट वोल्टेज नियत रहता हो, लोड परिवर्तन के साथ उसका वोल्टेज कम ज्यादा ना हो। तो ऐसा जनरेटर कौन सा जनरेटर है? कहने का मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है तो उस जनरेटर से 12 वोल्ट ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोड कम ज्यादा होने पर वोल्टेज कम ज्यादा होने लगे, 12 की बजाय 15 वोल्ट हो जाए, 10 वोल्ट हो जाए, ऐसा ना हो। ऐसा जनरेटर हमको चाहिए जो लोड परिवर्तन पर, कम ज्यादा लोड पर भी फिक्स वोल्टेज जनरेट करे। तो ऐसा जनरेटर शंट जनरेटर होता है। बैटरी चार्जिंग में प्रयोग किया जाने वाला जनरेटर है शंट जनरेटर। चलिए, तो ये हो गया रिक्त स्थान की पूर्ति, समाप्त हो गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आते हैं फिर वो जो है बड़े क्वेश्चंस हैं। चलिए दूसरी बुक उठाते हैं, दूसरी बुक से फिर हम आपको करवाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन एंड आंसर। तो इनका आंसर जो है बस 1-2 लाइन में छोटा सा बताना है। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? आर्मेचर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? इसको समझने के लिए आप हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में पहुंच जाइए। वहां हमने बताया था लैमिनेट
कोरों को लैमिनेट किया जाता है, वहां हमने ये भी बताया था कि डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर होता है उसको सॉलिड क्यों नहीं बनाया जाता है, कोर कोर के रूप में बनाया जाता है और दो कोरों के बीच में लैमिनेशन भरा जाता है। लैमिनेशन की मोटाई 0.5 mm के आसपास रखी जाती है। क्यों? अगर दो कोरे आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, एडी करंट धारा जो बह रही है वो उसका मान बढ़ जाएगा। अगर कई कोरे आपस में मिल गई तो क्या होगा, आर्मेचर कोर का टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एडी करंट धारा का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण आर्मेचर कोर जो है वह बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और फिर आर्मेचर जल जाएगा। तो डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है, दो कोरों को, हर दो कोर के बीच में लैमिनेशन धरा जाएगा। क्यों? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। सीधा सा इसका आंसर होगा एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कई चीजें हैं, मतलब ऑप्शन कोई दे सकता है आपको। अगर बात समझ में आ गई है एडी करंट लॉस तो उसका आंसर आप कर ले जाएंगे। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए तीन चीजें बता रहा हूं। एक तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को भी कम करने के लिए, ऐसा आप बोलेंगे। दूसरा, आर्मेचर को सॉलिड ना बना करके कोर के रूप में बनाया जाता है, यह भी एक आंसर है आपका एडी करंट लॉस को कम करने का। अगला कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोरों के बीच में लैमिनेशन भरा जाता है, या ऐसा बोलेंगे लैमिनेटेड आर्मेचर कोर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मोटरिंग एक्शन और जनरेशन के समय डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को सबसे पहले 2 बार 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन का मतलब समझिए। क्वेश्चन का क्लियर मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको इसका आंसर भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूं। मोटरिंग एक्शन, मोटरिंग एक्शन का मतलब मोटर के रूप में जब चलाना है, और जनरेशन के समय, मोटरिंग एक्शन और जनरेशन का मतलब जब जनरेट करना है यानी कि उत्पन्न करना है, यानी कि क्या, विद्युत वाहक बल, यानी कि जब जनरेटर के रूप में यूज करना है तब। यही तरह यहां समझने की बात थी। मोटरिंग एक्शन और जनरेशन के समय डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। कम्यूटेटर क्या काम करता है मोटरिंग एक्शन के समय, जब जनरेटर डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में यूज करते हैं तब क्या करेगा भाई, डीसी मशीन है, डीसी मशीन में को मोटर के रूप में यूज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डीसी सप्लाई डालेंगे हम। जब डीसी सप्लाई डालेंगे तो डीसी सप्लाई कहां कहां जाएगी, एक तो किनारे किनारे डीसी सप्लाई यहां पर जाएगी, जो किनारे किनारे फील्ड पोल बने हुए हैं इनमें डीसी सप्लाई जाएगी, इन फील्ड पोलों में, ठीक ना है। तो डायरेक्ट डीसी सप्लाई यहां चली जाएगी फील्ड पोलों में। दूसरा, जो आर्मेचर में सप्लाई आएगी वो टर्मिनल यहाँ होगा ना, तो टर्मिनल से डायरेक्ट इन पोलों में डीसी सप्लाई आ जाएगी, लेकिन आर्मेचर में डायरेक्ट आप दे नहीं सकते हैं, कम्यूटेटर और ब्रश के माध्यम से देंगे। तब वहां पर कम्यूटेटर क्या कर देगा, कम्यूटेटर क्या कर देगा, वहां पर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जब हम डीसी मशीन को मोटर के रूप में यूज करते हैं तो उसके आर्मेचर को एसी सप्लाई प्राप्त होती है, फील्ड को डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। तो जनरेटर में कम्यूटेटर क्या करता है, जब डीसी जनरेटर के रूप में यूज करेंगे तब कम्यूटेटर क्या एक्शन क्या होगा, तब वो कम्यूटेटर आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है ना, तो उस एसी को क्या करता है कम्यूटेटर, डीसी में बदल देता है। तो मोटरिंग एक्शन, इसका आंसर हो जाएगा मोटरिंग एक्शन के समय मोटरिंग एक्शन के समय
कम्यूटेटर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, उल्टा सप्लाई ले रहे हैं। कम्यूटेटर जनरेटर में जब लगाते हैं तो वो एसी डीसी में बदलता है, लेकिन जब मोटर में यूज करेंगे तो कम्यूटेटर को डीसी सप्लाई देंगे तो घूमेगा तो वह एसी में बदल देगा और आर्मेचर को एसी मिलने लगेगा। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर क्या लिखेंगे, जनरेशन के समय कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर में लगने वाले पदार्थ का नाम क्या है? तो कई बार इसका आंसर बता चुका हूं। आर्मेचर किस मटेरियल का बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील। एसआई मतलब हो गया सिलिकॉन स्टील, एसआई स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी मशीन में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? इस जनरेटर के शुरुआत में ही जब हमने बताया था डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर क्या होता है, 5Zn अपॉन 60 इंटू P/A। इसी में हमने बताया था A बराबर क्या होता है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। तो इसी को पढ़ाते समय हमने बताया था एक वेब वाइंडिंग एक लैप वाइंडिंग। तो वेब वाइंडिंग में केवल 2 समानांतर पथ होते हैं और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने समानांतर पथ होते हैं। तो डीसी मशीन में कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग, आंसर इसका हो जाएगा 2 वाइंडिंग। नंबर 1 वेब वाइंडिंग, नंबर 2 लैप वाइंडिंग। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसका आंसर सबको पता होगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, या ऐसा हम बोलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, सीरीज जनरेटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सीरीज जनरेटर, इस जनरेटर को पढ़ाते समय इसका एप्लीकेशन बताया गया था ट्रांसमिशन लाइनों में। ट्रांसमिशन लाइनों में बूस्टर जनरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर जनरेटर, या ऐसे लिख दो बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक ना? बूस्टर, बूस्टर का मतलब जो बूस्ट कर दे, लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा कर दे। तो ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग पारेषण। ट्रांसमिशन मतलब पारेषण लाइनों में बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। हिंदी में इतना बोलेंगे तो पारेषण लाइनों में बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। जो डीसी लाइंस होती हैं उनमें कुछ दूर चलने के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही, टाइम ओवर हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।